किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। खुशहाल भविष्य के लिए भूजल बचाएं। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए देश में अनूठी पहल। बेदखल किसानों को कब्जा वापस करने का निर्देश। अटल पेंशन के लिए जब चाहें तब करें भुगतान। बैठक में किसानों को दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव। 3 देशों के अनुभव से स्वच्छ होगी गंगा। और अब समाचार विस्तार से। जन सहभागिता के माध्यम से भूगर्भ जल संसाधनों एवं संरक्षण हेतु पिछले दिनों भूजल सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रदेश की जल आधारित विभिन्न योजनाओं में भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि क्षेत्र में इस संसाधन के अनियोजित दोहन होने से राज्य के अनेक क्षेत्रों में भूजल के स्तर में तेजी से गिरावट आई है, जिससे इस प्राकृतिक स्रोत की उपलब्धता में कमी आई है। प्रमुख शहरों में भूजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं अनेक जिलों में भूगर्भ जल में फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन के अधिक मात्रा में मौजूद होने से भूजल प्रदूषण के मामले भी प्रकाश में आ रहे हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा व वर्षा जल के प्रभावी संचयन के उद्देश्य से जल बचाओ अभियान योजना की शुरुआत भी की गई है। इस संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु जन जागरूकता अभियान को निरंतर संचालित करने से जन सामान्य में जागरूकता आएगी तथा गांव एवं शहर में भूजल स्रोतों की सुरक्षा एवं संरक्षण के साथ साथ इसका दुरुपयोग रोकने एवं इसे प्रदूषित होने से बचाने के संबंध में सक्रिय सहयोग प्रदान करने की जरूरत है। इससे हम भूजल को बचा सकेंगे। रबी 2015-16 के दौरान गेहूं, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों इत्यादि के प्रमाणित बीजों पर दिया जाने वाला अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही किसान पारदर्शी योजना के अंतर्गत अब तक पंजीकृत 14 लाख से अधिक कृषक स्वतः अनुदानित बीज पाने के पात्र माने जाएंगे। 25 सितंबर 2015 को विकास खंड के बिक्री केंद्रों पर ग्रामवार पंजीकृत कृषकों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। कृषक अपनी इच्छा अनुसार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर विकास खंड के किसी भी निर्धारित विक्रय केंद्र से पूरे मूल्य पर बीज खरीद सकेंगे। 2 हेक्टेयर की सीमा के अंतर्गत प्रत्येक कृषक को उसकी जोत के आधार पर बीज प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक से संपर्क करें तथा टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर की बिलासपुर तहसील के 8 गांवों में 3290 एकड़ जमीन में पंजाब से आकर बसे किसानों को बेदखली का आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति कायम रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिला अधिकारी रामपुर को आदेश दिया है कि जिन किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया गया है उन्हें कब्जा वापस कर अनुपालन रिपोर्ट 28 अगस्त को दाखिल करें। कोर्ट ने विवादित जमीन पर थर्ड पार्टी हित सृजित करने पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने प्रबंधन समिति आदर्श सामूहिक सहकारी कृषि समिति लिमिटेड रामपुर की याचिका पर दिया है। सरकार ने अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब कोई भी सदस्य या किसान अगर हर महीने में इस पेंशन योजना में अपना अंशदान नहीं कर पाता है तो वह तिमाही, छमाही या वार्षिक आधार पर भी अपना अंशदान कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई सदस्य समय पर अटल पेंशन योजना में अंशदान नहीं कर पाता है तो उस पर पेनाल्टी भी अधिक नहीं लगेगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक राज्य सरकारों तथा कई अन्य पक्षों से सुझाव मिले थे, जिसके बाद असंगठित क्षेत्र के लोगों और किसानों के लिए अटल पेंशन योजना में बदलाव कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि अब सदस्य मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक आधार पर अपना अंशदान कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से अंशदान करना बंद कर देता है तो उसका खाता तब तक निष्क्रिय नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके अंशदान की राशि सरकार के योगदान से अधिक है। फसल मौसम सतर्कता समूह की बैठक में किसानों को फसलों से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। इफ्को किसान संचार लिमिटेड द्वारा प्रदेश के करीब 9 लाख किसानों को वॉइस SMS के जरिए ये सुझाव प्रेषित किए गए। बैठक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में पिछले दिनों परिषद के सभा कक्ष में संपन्न हुई। वैज्ञानिक अधिकारी और सदस्यों ने इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को आगे भी उपलब्ध कराने की बात कही, जिससे किसानों को हर संभव लाभ पहुंच सकेगा।
सरकार गंगा को निर्मल बनाने के लिए 3 देशों के अनुभव का सहारा लेगी। इसके लिए केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी जर्मनी की राइन नदी का अध्ययन करने जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि शीर्ष अधिकारी इस महीने के अंत में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना जाएंगे। वहां वह नदियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही राइन को निर्मल बनाने की व्यवस्था को भी समझेंगे। सरकार गंगा और यमुना का न्यूनतम प्रवाह भी सुनिश्चित करेगी। यमुना का न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया है। जल्दी ही गंगा का भी न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा। इस बीच सरकार ने कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो गंगा को निर्मल बनाने की सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी रखेगी। इस टास्क फोर्स में गंगा क्षेत्र के राज्यों के प्रमुख सचिव भी शामिल हैं। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। धान। प्रदेश के विभिन्न मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ 1388 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1202 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 1376 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1387 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1325 रुपए प्रति क्विंटल। चावल की बात करें तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2126 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2130 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 2028 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2182 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 2090 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1488 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1477 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 1490 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1466 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 1477 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 5925 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 5927 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 5628 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 5775 रुपए प्रति क्विंटल। विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 3016 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2932 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 2924 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 2708 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 3042 रुपए प्रति क्विंटल। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 642 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 618 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 612 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 605 रुपए प्रति क्विंटल और फैजाबाद में 623 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1677 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1545 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 1494 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई में 1685 रुपए और फैजाबाद में 1290 रुपए प्रति क्विंटल। बैगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 986 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 810 रुपए प्रति क्विंटल, फैजाबाद में 1090 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हम अपने खेतों में कड़ी मेहनत करके फसल और सब्जी फल उगाते हैं, लेकिन कई बार बीच में कीड़े और बीमारियां ऐसे लगते हैं कि हमारा काफी नुकसान हो जाता है। इन कीड़ों और बीमारियों को हम रोक सकते हैं एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन से। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन क्या है, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सिंह, सहायक निदेशक केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र गोरखपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन क्या है। किसान भाइयों, खेत की तैयारी से लेकर के फसल की कटाई तक उपलब्ध संसाधनों का मिला जुला करके इस प्रकार से प्रयोग करना कि कम लागत में अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त हो, इसी को हम लोग एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में कौन कौन सी ऐसी प्रमुख विधियां हैं जिनको किसान भाई अपनाते हैं? एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में प्रमुख रूप से 4 विधियां हैं। परंपरागत या व्यवहारिक विधि, यांत्रिक विधि, जैविक विधि, इसके बाद में लास्ट में जो होता है जिसको हम लोग रासायनिक विधि बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो चारों विधियां हैं इनमें सबसे पहले जो परंपरागत विधि है, इसमें किसान भाई क्या करते हैं? परंपरागत या व्यवहारिक विधि में इसमें जो है किसान भाई जैसे गर्मियों में गहरी जुताई करना। गर्मियों में गहरी जुताई करने से क्या फ़ायदे होते हैं कि जो हमारे चाहे कीड़े हों चाहे बीमारी हैं उनके जो अवशेष हमारे भूमि में पड़े होते हैं या दबे होते हैं, वो या तो जो है ऊपर आ जाते हैं चिड़ियों द्वारा, या तो जो है खा लिए जाते हैं, चुग लिए जाते हैं, या अधिक धूप के कारण जो है नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र अपनाने से क्या फ़ायदा होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक फसल हम बोते हैं, उसमें वही कीड़ा बार बार लगता है। दूसरा, जब हम उस फसल को बदल के दूसरी फसल बो देते हैं, कहने का मतलब कि अगर हम जैसे कि धान या गेहूं बो रहे हैं, उसके बाद में फिर हम दलहनी फसल अगर बोते हैं तो ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ती है, साथ में फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है, और उसके साथ में जो है जो कीड़े और बीमारी होते हैं 60 से 70% तक अपने आप जो है ख़त्म हो जाते हैं या नियंत्रित हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई परंपरागत विधि से हमारे किसान भाई करते हैं, और दूसरी विधि यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में किसान भाई क्या करते हैं?
यांत्रिक विधि में किसान भाई ये प्रमुख रूप से करते हैं, जैसे कि पता लगा कि जो भी कीड़ा या बीमारी लगा हुआ है खेत में, उनको जो है तोड़ करके नष्ट कर देना या उनको इकट्ठा करके जो है नष्ट करना जो है। इसके अलावा जो है इसमें कई तरह के फेरोमोन ट्रैप्स हो गए। फेरोमोन ट्रैप में क्या होता है कि एक प्रकार का गंधपास बोलते हैं इसको हम लोग जो है, इसमें मादा की गंध आती है। इसको जब हम खेत में लगा देते हैं तो जितने भी नर कीट होते हैं वो सोचते हैं कि मादा मिलन के लिए बुला रही है, सब आकर के उसमें फंस जाते हैं। तो इस तरीके से जब सारे नर कीट को हम इकट्ठा कर लेते हैं और केवल मादा कीट बचती है खेत में, तो आप जानते हैं कि जब नर और मादा दोनों होते हैं तभी प्रोजनी आगे बढ़ती है। जी, उनकी संख्या नष्ट हो जाती है। हाँ, अगर केवल एक कीड़ा रहेगा तो नहीं बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो है हम उनको प्रोजनी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इसके अलावा जो है इसमें आपका आता है पीला ट्रैप। पीले ट्रैप में क्या होता है कि पीले ट्रैप में जो है जितने भी आपके जो है, चाहे आपका सफ़ेद मक्खी हो गया, चाहे आपका और भी चूसने वाले कीड़े हो गए, आपका माहू जैसे आता है, पीला ट्रैप लगाने से हम क्या होता है कि पीला कलर का कोई भी, चाहे आप डिब्बा ले लीजिए या कोई भी पॉलीथीन लीजिए, पीले कलर से पेंट कर दीजिए चमकते, और उस पर ग्रीस लगा दीजिए जो है। उसके बाद में खेत में लगा देते हैं। जब लगा देते हैं तो जब भी चाहे हमारा सफ़ेद मक्खी है या माहू है, जब भी खेत में आएगा सबसे पहले आके उसी चिपक जाएगा। तो उससे हमको दो फायदा होता है। पहला क्या होता है कि हमको ये पता चलता है कि ये कीड़ा हमारे खेत में आ रहा है और कितनी मात्रा में आ रहा है। और दूसरा क्या है, जब इसकी संख्या को हम बढ़ा देते हैं तो इसको कीड़ों के नियंत्रण के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं जो है। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया विधि आपने बताई, यांत्रिक विधि में कही है जिसमें खर्चा भी कम है, नुकसान भी कम है। अब एक और प्रचलित विधि हो रही है जैविक विधि। तो जैविक विधि क्या है और किसान भाई क्या करते हैं इसमें? जैविक विधि जो है कीड़ों के द्वारा जो है या जीवों के द्वारा ही जीवों का नियंत्रण जो हम लोग करते हैं, इसी को हम लोग जैविक विधि बोलते हैं। जैविक विधि में प्रमुख रूप से जैसे आपका हो गया कि जैसे मान लीजिए कीड़ों के रूप में जो है जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें जो है अंड परजीवी हम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग इस समय ट्राइकोग्रामा बोलते हैं, ट्राइकोग्रामा माइन्यूटम है, ट्राइकोग्रामा जापानिकम है। तो जितना भी आप इस समय जो छेदक कीड़े होते हैं उनके लिए जो है जितने भी अंडे कहाँ पे देते हैं उसको हम लोग आसानी से खोज नहीं पाते हैं, लेकिन अगर इनका हम खेत में प्रयोग करते हैं तो उनके अंडे को जो है खोज के उसको खराब कर देते हैं। तो इसलिए जो है बिना किसी छिड़काव के, बिना किसी उसके जो है आसानी से हमारा जो है नियंत्रण हो जाता है अंडे की स्टेज पे ही। मतलब कहने का मतलब है कि फल और सब्जियों पर कोई दुष्प्रभाव ही नहीं होगा और कीटों का नियंत्रण हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया विधि बताई आपने। अब अंत में आती है रासायनिक नियंत्रण की विधि जो है, उसमें क्या करते हैं? इसके अलावा जो है इसमें और भी सारी है जो आपका जैविक विधि है कि अगर पता लगा कि अगर इनसे तीनों विधियों से हमारा काम नहीं चलता है तो सबसे लास्ट में फिर जो है किसान भाई का आर्थिक नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए हम लोग रासायनिक विधि पे जाते हैं। लेकिन रासायनिक विधि में सबसे जो ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि जो रासायनिक आप पदार्थ खरीदते हैं जो है, जो भी केमिकल आप खरीदते हैं, उस पर तिकोने रंग का एक आकार बना होता है, निशान बना होता है। तो सबसे पहले जो हम प्रयोग करते हैं जिसपे हरे रंग का निशान बना होता है, उसके बाद में अगर उससे काम नहीं चलता है तो हरे के बाद में जो हमारा जो है नीले रंग का निशान तिकोना बना होता है, फिर उसका हम प्रयोग करते हैं। अगर उससे भी नहीं काम चलता है तो फिर हम पीले वाले का प्रयोग करते हैं। हमको आशा है कि यहाँ तक हमारा काम बन जाता है। इसके बाद में अगर फिर भी नहीं काम चलता है तब हम लाल वाले के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके से इन बातों का ध्यान रखते हैं केमिकल प्रयोग के बारे में, तो निश्चित तौर पर हमको अच्छा लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात बताई कि जब हम कीटनाशक डालें तो उनके निशानों का ध्यान रखें, उससे उनकी जो तीव्रता है वो पता चलती है किसान भाइयों को। डॉक्टर साहब, एक सामयिक प्रश्न ये है कि हमारी खरीफ की फसल में, धान की फसल इस समय खेतों में लगी हुई है, तो धान में इस समय कौन से ऐसे कीड़े हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो लग सकती हैं, कैसे उनका नियंत्रण करें? धान में इसमें जो देखने को जो मिल रहा है, जैसे धान की फसल में जो है इसमें जैसे आपका पत्ती लपेटक कीड़ा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और धान का जो है तना छेदक कीट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कहीं कहीं पे जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा थोड़ा उसरीली है, यहाँ पे pH उसका ज़्यादा है, वहाँ पे जो धान के जड़ की सूड़ी लगती है उसका भी प्रकोप देखने को मिल रहा है जी। तो सबसे पहले हम लोग पत्ती लपेटक के बारे में बात करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो पत्ती लपेटक कीड़ा होता है वो धान की पत्ती को लपेट करके उसके अंदर में जाला बना के उसके अंदर में रहता है, उसी में घर बना लेता है। और साथ में क्या काम करता है कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है, जिससे जो है हमारे पौधा खाना बनाने का काम करता है, उसको खा जाता है, उसको चट कर जाता है। तो इसके लिए किसान भाई, अगर आपके खेत में लगता है जो है कीड़ा, तो अगर बरसात तेजी से हो जाती तब भी आपका 70-80% तक अपने आप जो है इस कीड़े का नियंत्रण मैनेजमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपके खेत में इसकी संख्या बढ़ रही है तो इसको आप जो है तो पत्तियों को तोड़ करके उसमें निकाल करके भी इसका नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। साथ में हम गर्म पानी का भी कुछ न डालें उसमें पेस्टिसाइड, केवल गर्म पानी का अगर हम छिड़काव करते हैं तभी जो है
थोड़ा तेजी से छिड़काव करना पड़ेगा, तब भी हमारा 60-70% तक अपने आप जो है खत्म हो जाएगा। फिर भी लेकिन आपका इससे काम नहीं चलता है तो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड नाम का जो है धूल आती है, एक केमिकल ग्रेन्यूल आता है जो 4% मात्रा उसकी 18 से 20 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर के दर से अगर हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जो है बहुत अच्छा लाभ इससे होता है। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई पत्ती लपेटक की। एक और प्रमुख समस्या होती है धान में तना छेदक की। तो तना छेदक को हम कैसे नियंत्रित करें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जो तना छेदक कीड़ा है ये हमारा नर्सरी से लेकर के जो है और कटाई तक जो है खेत में लगा रहता है। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करना चाहिए, अगर किसान भाइयों को ध्यान देना चाहिए, अगर ये नर्सरी की स्टेज से ही हमको दिखाई दिया है तो रोपाई से पहले, जब हम जो है नर्सरी की रोपाई करते हैं तो रोपाई से पहले क्या काम करना चाहिए कि जो पत्तियों का ऊपरी सिरा होता है 2-3 सेंटीमीटर उसको हमको काट देना चाहिए। काटने के बाद में फिर उसकी हमको रोपाई करनी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है कि जो आपका जो है तना छेदक कीड़ा है जो अपना अंडा देता है वो पत्तियों की ऊपरी सतह पर देता है, ऊपरी भाग पर, टिप पर। तो उससे जब हम काट देते हैं तो जो उसका अंडे होते हैं वो हमारा अपने आप निकल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, जब खेत में हम रोपाई करते हैं तो वहाँ पे वो नहीं जाते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं हम तो जब हम रोपाई करते हैं तो अंडे से गिटार निकलती है और गिटार क्या काम करती है, जो भी हमारा तना होता है तने के नीचे जा करके छेद कर देती है, जिससे क्या होता है कि जो भी जाइलम फ्लोएम के द्वारा आप जानते हैं कि खाने का और पानी का जो संचार होता है वो बंद हो जाता है, जिससे जो तना होता है पहले मुरझाएगा और बाद में सूख जाता है। इसका निशान क्या होता है, जब उस तने को हम पकड़ के खींचते हैं जो है तो उससे क्या होगा, तना आसानी से जो है निकल जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या काम करना चाहिए कि जो मैंने बताया कि इसके लिए ट्राइको कार्ड आता है। अगर ट्राइको कार्ड को जो है 3 कार्ड अगर हम लोग लगाते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है उसको काट करके कार्ड को जो है पत्तियों की निचली सतह पे या चिपका देते हैं या स्टपल कर देते हैं जी। अगर इस तरह से लगाते हैं और हर 15 दिन के बाद में जो है 3 बार हम इसको दोहराते हैं तो निश्चित तौर पे जितने भी इसके कीड़े के अंडे होते हैं जो है उन अपने आप जो है खत्म हो जाते हैं या नियंत्रित हो जाते हैं। फिर भी अगर इससे आपका काम नहीं चल रहा है तो एक जो है इसमें लाइट ट्रैप भी आता है कि किसान भाई अगर रात में जो है चाहे ढिबरी है चाहे बल्ब है अगर अपने खेत में जलाते हैं और नीचे गड्ढा खोद करके जो है उसमें पानी भर देते हैं, उसमें थोड़ा केरोसिन ऑयल डाल देते हैं, तब भी जो है क्या होगा, नर और मादा दोनों कीट जो होते हैं वो लाइट के प्रति में जो भी होते हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वो लाइट से टकराएंगे और नीचे गिर जाएंगे और पानी में गिर करके मर जाएंगे। तो इस तरीके से भी जो है बिना किसी छिड़काव के, बिना किसी उसके जो है निश्चित तौर पर किसान भाई अच्छा लाभ लेकर के इसका नियंत्रण। डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि कम लागत में कैसे हम कीड़ों और बीमारियों का प्रबंधन कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।